Dear students, today we are going to discuss NCERT exercise of unit number 6. Question number 1. Copper can be extracted by hydrometallurgy but not zinc. Explain. The reduction potential of zinc and iron are lower than that of copper. In hydrometallurgy, zinc and iron can be used to displace copper from their solution. Let's have the equation. Iron is in solid form, copper is in its salt solution. Then iron is more reactive and he can displace the copper from its salt solution, and he can solidify the copper and himself goes in the solution. Now, but to displace zinc, more reactive metal, that is metals having low reduction potential than zinc, such as magnesium, calcium, potassium are required, but all these metals react with water with the evolution of H2 gas. Equation is given. As a result, these metals cannot be used in hydrometallurgy to extract zinc. Hence, copper can be extracted by hydrometallurgy but not zinc. Let's have the answer in Hindi. कॉपर की एक्सट्रैक्शन है वो की जा सकती है हाइड्रोमेटलर्जी द्वारा, उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको सॉलिडिफाई किया जा सकता है, बिकॉज द मोर रिएक्टिव मेटल जिंक एंड आयरन दोनों वो डिस्प्लेस कर सकती हैं कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। बट अगर यही हम जिंक के साथ करना चाहें, जिंक के साल्ट सॉल्यूशन से उसको सॉलिडिफाई करवाना चाहें, तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए, जो कौन कौन सी होंगी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम। ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जिंक के साल्ट सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वाटर है उसी से रिएक्शन कर जाती हैं और उससे हाइड्रोजन गैस बना देती हैं। तो जो जिंक का एक्सट्रैक्शन है उसके साल्ट सॉल्यूशन से हाइड्रोमेटलर्जी से वो संभव नहीं है ड्यू टू इट्स हायर रिएक्टिविटी। Question number 2. What is the role of depressant in froth flotation process? In the froth flotation process, the role of the depressant is to separate two sulfide ores by selectively preventing one ore from forming froth. For example, to separate two sulfide ores, ZnS and PbS, NaCN is used as a depressant, which selectively allows PbS to form froth, but prevent ZnS from coming to froth. This happens because NaCN react with ZnS to form complex, that is Na2ZnCN4 is given in the equation. This complex goes in the solution and therefore the ZnS does not come in the froth. Now listen the answer in Hindi. जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसमें जो डिपरसेंट का रोल है वो यही है कि अगर दो सल्फाइड इकट्ठे आ जाएं एक और में तो वो एक उनको सेपरेट किया जा सकता है, किसके यूज़ से, डिपरसेंट के यूज़ से। तो एक को तो वो फ्रोथ में आने देगा, दूसरे को फ्रोथ में नहीं आने देता क्योंकि उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है और दूसरा सल्फाइड और सॉल्यूशन में चला जाता है, जैसा कि ZnS और PbS के केस में होता है। तो ZnS है वो तो चला जाता है सॉल्यूशन में, फ्रोथ के साथ नहीं आता, PbS फ्रोथ के साथ आ जाता है और वो अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. वाई इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर from pyrites more difficult than that from its oxides or through reduction? तो जब भी रिडक्शन हम करते हैं तो लिंगम डायग्राम हमें चॉइस प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग एजेंट की। That gives free energy of formation of Cu2s is less than that of H2s and Cs2. Therefore, H2 and C cannot reduce CuS to Cu. जो गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, जो डेल्टा जी की वैल्यू है Cu2s के बनने में वो कम है, जबकि H2s बनना है H2 से या फिर हमारा Cs2 बनना है C से, उनकी जो डेल्टा जी की वैल्यू वो ज़्यादा है। तो मतलब Cu2s के फॉर्मेशन कर्व नीचे होती है और
H2S और CS2 के बनने की कर्व ऊपर होती है। तो लिंगम डायग्राम का हमें पता ही है, उसमें नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस करता है, ऊपर वाला नीचे को नहीं। तो Cu2S को रिडक्शन अगर हमने करना है, Cu2S से हमने Cu हासिल करना है, तो ना तो हाइड्रोजन ना ही जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट काम आएगा। जबकि दूसरी तरफ द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cu2O इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CO। Cu2O की कर्व तो लिंगम डायग्राम में सबसे टॉप पे होती है, कोई भी मेटल है हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो कार्बन यूज करते हैं, कार्बन कैन रिड्यूस Cu2O to Cu, hence the extraction of copper from pyrite ore is difficult than from its oxide or through reduction। तो कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए यूज किया है बिकॉज इट इज चीप मेटल, बड़ी सस्ती मेटल होती है। Question number 6.4, explain zone refining and column chromatography. We have done this question in previous videos. Question number 6.5, out of Ce and Co, which is better reducing agent at 673 Kelvin? And the answer is at 673 Kelvin, the value of delta G for the formation of CO2 from CO is less than that of delta G value of formation of CO from C. Therefore, CO can be oxidized more easily to CO2 than C to CO. Hence, CO is a better reducing agent than C at 673 Kelvin. हमें पता है लिंगम डायग्राम रिड्यूसिंग एजेंट की चॉइस प्रोवाइड करता है। तो लिंगम डायग्राम में कर्व दी गई हैं, जो कर्व जितना ही बॉटम के तरफ आती जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, उसकी रिड्यूसिंग पावर वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता चला जाता है। तो इस केस में जो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने वाली इक्वेशन है वो अप है, और CO से CO2 बनने वाली इक्वेशन वो डाउनवर्ड है। तो एट 673 केल्विन के ऊपर तो CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है C से। Question number 6.6, name the common element present in the anode mud in electrolytic refining of copper. Why they are so present? तो जो एनोड मड में हैं कौन कौन सी मेटल्स हैं? आंसर है इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन एनोड मड में वो कौन कौन सी हैं? महंगी से शुरू करते हैं, सोना, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, एंटीमनी, टेलेरियम, सेलेनियम, ये मेटल होती हैं। दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, hence they settle down below the anode as anode mud. Question number 6.7, write down the reaction taking place in the different zones in the blast furnace during the extraction of iron. During the extraction of iron, the reduction of iron oxide takes place in the blast furnace. In this process, hot air is blown from the bottom of the furnace, and coke is burned to raise the temperature up to 2200 Kelvin in the lower portion itself. The temperature is lower in the upper part. Thus, it is the lower part where the reduction of iron oxides Fe2O3 and Fe3O4 takes place. The reduction taking place in the lower temperature range in the blast furnace. The reactions taking place in the lower temperature range in the blast furnace are, yes, Fe3O3 CO changing into Fe3O4 and CO2. Fe3O4 reacting with 4CO changing into iron and CO2. Fe2O3 reacting with CO and changing into FeO and CO2. The reaction taking place in the higher temperature range, that is 900 to 1500 in the blast furnace, are C plus CO2 CO, FeO plus CO Fe plus CO2. The silicate impurity of the ore is removed as slag by calcium oxide, which is formed by the decomposition of limestone CaCO3, and the reaction is CaOSiO2 changing into CaSiO3.
Question number 6.8. Write chemical reaction taking place in the extraction of zinc from zinc blendy. So the different step involved in the extraction of zinc from zinc blendy ZNS are given below. सबसे पहला है concentration of ore. First, the gangue from the zinc blend is removed by the froth flotation process. कंसनट्रेशन ऑफ ओर में हम गैंग को बाहर कर देते हैं, यूज़ करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, क्योंकि सल्फाइड ओर के लिए यही यूज़ होती है। फिर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, जो सल्फाइड ओर है ZNS है उसको ऑक्साइड में बदल देते हैं, रोस्टिंग करते हैं। सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड by the process of roasting. In this process, ZNS is heated in a regular supply of air in a furnace at a temperature which is below the melting point of Zn. ZNS plus O2 changing into ZNO. Extraction of zinc from zinc oxide. Zinc is extracted from zinc oxide by the process of reduction. The reduction of the zinc oxide is carried out by mixing it with powdered coke and then heating at 673 Kelvin. ZnO plus C, Zn plus CO, जिंक मिल जाता है तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ भी होता है। रिफाइनिंग करते हैं इसके लिए, इसको प्यूरीफाई करने के लिए जिंक को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ किया जाता है। जिंक कैन बी रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. In this process, impure zinc is made anode while a pure copper strip is made as cathode. The electrolyte used is an acidified solution of ZnO4. Electrolysis results in the transfer of zinc in pure form, the anode to cathode. Now at anode, Zn is going to the solution, Zn2 positive, and Zn2 positive moving to cathode, where it's solidified as zinc solid. Question number 6.9. State the role of silica in the metallurgy of copper. The role of silica in the metallurgy of copper is to remove the iron oxide obtained during the process of roasting as slag. If the sulfide ore of copper contains iron, then silica SiO2 is added as flux before roasting. Then FeO combines with silica to form iron silicate. FeO SiO2 FeSiO3. सिलिका का एक ही रोल होता है, वो फ्लक्स की तरह काम आती है। अगर आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो उसके साथ रिंग मिलके वो आयरन सिलिकेट बना लेती है, जो कि हल्का होता है, ऊपर तैरता है और उसको स्किम्ड ऑफ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द टर्म क्रोमेटोग्राफी? हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। What criteria is followed for the selection of stationary phase in the chromatography? The stationary phase selected in such a way that the component of the sample have different solubility in the phase. Hence, different component have different rate of movement through the stationary phase. As a result, can be separated from each other. तो जो stationary phase है उसको select करने में ये ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट हैं जिनको सेपरेट करना है, जो कंपोनेंट ऑफ सैंपल है, उनकी सॉल्युबिलिटी उस फेज़ में डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि वो जो उनका मूवमेंट है वो डिफरेंट रेट से हो स्टेशनरी फेज़ में और वो दोनों सेपरेट हो। 6.12. डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल. निकल को प्यूरिफाई कैसे करोगे, मेथड बताइए। तो उसके लिए मोन्स प्रोसेस यूज़ होता है। इन दिस प्रोसेस निकल इज हेटेड इन ए स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म ए वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स निकल टेट्राकार्बोनिल. तो जो निकल है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको डिस्टिल्ड किया जाता है, वो दूसरे साइड में चला जाता है और इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाती हैं। जो निकल कार्बोनिल बना था subjected to higher temperature so that it can be decomposed giving back pure metal. तो निकल टेट्राकार्बोनिल था, उसको दोबारा हीट करते हैं, निकल अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो उड़। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 6.15. हाउ कैन यू सेपरेट एल्यूमिना फ्रॉम सिलिका इन बॉक्साइट और एसोसिएटेड विद सिलिका, गिव इक्वेशंस इफ एनी. ये हम कर चुके हैं वैसे प्रीवियस वीडियो में। लीचिंग ऑफ हमने की थी एल्यूमिना, ठीक है जी। तो लीचिंग, हाउ विल यू सेपरेट एल्यूमिना फ्रॉम, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट की थी हमने पहले, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट।
द प्रिंसिपल और ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट, जो प्रिंसिपल और एल्यूमिनियम की है वो बॉक्साइट ही है। यूजुअली कंटेन SiO2, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज impurities. Powdered ore is heated with a concentrated solution of NaOH at 473 to 523 Kelvin and 35 to 36 bar pressure. Al2O3 is dissolved at sodium aluminate and SiO2 as sodium silicate. तो इक्वेशन Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, एक्वा सॉल्यूशन है, पानी भी होगा, तो वहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है, सिलिका भी डिसॉल्व हो जाती है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 के रूप में। आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड डू नॉट डिसॉल्व और उनको फिल्टर करके बाहर कर दिया जाता है। द एल्यूमिनेट इन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड एंड इज हाइड्रेट Al2O3 इज प्रेसिपिटेटेड। तो सोडियम जो हमारे पास एल्यूमिनेट था, इसमें CO2 पास करते हैं, हमें Al2O3 हमारा प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, और जो हमारा सोडियम सिलिकेट था वो सॉल्यूशन में रहता है, इसलिए Al2O3 हमारे पास XH2O अलग हो जाता है। द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, पहले ही बता दिया है। हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड, गिव बैक Al2O3। Question number 6.14, giving example, differentiate between roasting and calcination. Calcination is it involve heating of ore in the absence or limited supply of air. So roasting is involve the heating of ore in excess of air at a temperature below its melting point of the metal. हाँ जी, तो दोनों कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में दोनों में मेटल को हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन में थोड़ी कमी होती है हवा की, रोस्टिंग में हवा ज़्यादा होती है। तो क्या होता है जी, दोनों केस में वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज रिमूव्ड, अगर कहीं पानी लगा है तो निकल जाएगा। जो कैल्सिनेशन में दूसरा है कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में, जैसा दिखाया गया है, जबकि जो हमारी रोस्टिंग है सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। दोनों में वोलाटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव्ड एज ऑक्साइड्स, दोनों में और क्या बन जाती है, पोरस बन जाती है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, जबकि रोस्टिंग में सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू। क्वेश्चन नंबर 6.15, हाउ इज कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। जो कास्ट द आयरन obtained from blast furnace is known as pig iron. It contain around 4% of carbon and impurities such as sulfur, phosphorus, silicon, magnesium in smaller amount. Cast iron obtained by melting pig iron and coke using a hot air blast, it contain a lower amount of carbon, that is 3%, than pig iron. Unlike pig iron, cast iron is extremely hard and brittle. तो मेन डिफरेंस यही है कार्बन कंटेंट का। तो कार्बन कंटेंट पिग आयरन में ज़्यादा है, वो 4% है, और कास्ट आयरन में कितना है, वो थोड़ा कम है, 3% है हमारे पास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर। मिनरल आर द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। धरती के अंदर जो मेटल के कंपाउंड मिलते हैं उन्हीं को मिनरल बोलते हैं। तो और क्या हुआ, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इजीली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। All the ores are mineral but all the minerals are not ores. और क्या होती है, और वो मिनरल होती है जिससे मेटल हमें कम खर्च पे और आसानी से मिल जाए, उसी मिनरल को और कहेंगे। तो सारे और तो मिनरल होंगे बट सारे मिनरल और नहीं होते। एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं, क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, ये कंपाउंड है एल्यूमिनियम के, बट और कौन सी है हमारे पास, ओनली बॉक्साइट, दैट इज Al2O3। Question number 6.17, why copper moty is put in silica lined converter? Copper moty contains Cu2s and Fe(S). Copper moty is put in silica lined converter to remove the remaining Fu and Fes present in the moty as slag, that is FeSiO3। इसके रूप में Fu और Fes को निकाल देते हैं। Also some silica is added in the silica lined converter, then a lot of air blast is blown. As a result, the remaining Fes and Fu are converted to iron silicate and Cus is converted into metallic copper. Reactions are given below. तो इसमें जो मेन है FeO और Fes को रिमूव करना है हमने।
तो FeS में ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्साइड में बदलेगा। ऑक्साइड है जो सिलिकेट से मिलके क्या बना लेगा, आयरन सिलिकेट, जो कि क्या होता है, स्लैग हल्का होता है, स्कीम्ड ऑफ। Cu2S मिलके Cu2O ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्साइड है वो Cu2S के साथ मिलकर कॉपर बना लेगा। Question number 6.18. What is the role of cryolite in the metallurgy of aluminium? Cryolite है जो Na3AlF6 has two role in the metallurgy of aluminium. First one is to decrease the melting point of mixture from 2323 to 1140 Kelvin, to increase the electric conductivity of Al2O3. हाँ जी, 6.19. हाउ इज द लीचिंग कैरिड आउट इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर्स? क्वेश्चन है, लो ग्रेड कॉपर ओर के केस में आप लीचिंग कैसे करोगे? आंसर, इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर्स लीचिंग इज कैरिड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. इन दिस प्रोसेस कॉपर गोज इन द सॉल्यूशन एज Cu2 पॉजिटिव आयन. कॉपर में थोड़ा एसिड डाला, ऑक्सीजन तो थी ही, कॉपर Cu2 पॉजिटिव के रूप में सॉल्यूशन में चला गया. इक्वेशन दिखा रही है, the resulting solution is treated with the scrap iron or H2 to get metallic copper. अब जो सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करके कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन को सॉलिडिफाई करना है, तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए सी कॉपर से, तो या तो वो H2 गैस होगी या फिर आयरन होगी. H2 गैस कॉपर को सॉलिडिफाई कर देती है और खुद सॉल्यूशन में चली जाती है. क्वेश्चन नंबर 6.20. वाई इज जिंक नॉट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जिंक ऑक्साइड थ्रू रिडक्शन यूजिंग CO? तो अगेन आंसर इज द, अगर रिडक्शन की कोई बात आती है तो रिड्यूसिंग एजेंट की चॉइस है वो लिंगम डायग्राम ही अवेलेबल करता है. द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ZnO फ्रॉम Zn इज लोअर देन दैट ऑफ CO2 फ्रॉम CO. तो भाई ZnO की फॉर्मेशन जो इक्वेशन है फ्रॉम Zn से वो लो है, और CO2 की CO से बनने वाली इक्वेशन वो अप है. तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो CO तो यूज नहीं हो सकता. CO कैन नॉट रिड्यूस ZnO टू Zn, hence Zn is not extracted from ZnO through reduction using C. 6.21. The value of delta G for the formation of Cr2O3 is -450 and that of Al2O3 is -827. Is the reduction of Cr2O3 possible with aluminium? तो जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा जी की, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो Cr2O3 को अगर रिड्यूस करना है एल्यूमिनियम से, तो डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, तो Al2O की फॉर्मेशन की इक्वेशन कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, और Cr2O3 फॉर्मेशन इक्वेशन ऊपर रहेगी. तो फिर एल्यूमिनियम तो यूज़ हो सकता है, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस Cr2O3 to Cr, hence reduction of Cr2O3 with EAl is possible. 8.22. C, out of C and CO, which is better reducing agent for ZnO? Reduction of ZnO to Zn is usually carried out at 1673 Kelvin. Above 1073 Kelvin, that gives free energy of formation of CO from C, and above 273 Kelvin, that gives free energy of formation of CO2 from C is lesser than the gives energy of formation of Zn. Therefore, C can easily reduce ZnO to Zn. On the other hand, gives free energy of formation of CO2 from CO is always higher than the gives energy formation of ZnO. Therefore, CO cannot reduce ZnO. Hence, C is a better reducing agent than CO for reducing ZnO. But again, a Lingam diagram is the guidance, providing the guidance for the choice of reducing agent. तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन की इक्वेशन है, जितनी नीचे होती है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिंगम डायग्राम के अंदर. तो लिंगम डायग्राम के अंदर है जो CO से CO2 बनने की इक्वेशन है इस टेम्परेचर पे, वो ज़्यादा नीचे है किसकी इक्वेशन से, Zn से ZnO की बनने की जो इक्वेशन है उससे नीचे है, तो ये रिड्यूस कर सकता है. C से CO बनने की इक्वेशन नीचे नहीं है, वो ऊपर है इस टेम्परेचर पे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं आ सकता. क्वेश्चन नंबर 6.23.
The choice of reducing agent in a particular case depend upon the thermodynamic factor. How far you do agree with this statement? Just support your opinion with two examples. तो जो क्वेश्चन है कि जो चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है वो डिपेंड करती है थर्मोडायनेमिक फैक्टर। थर्मोडायनेमिक फैक्टर क्या होता है? डेल्टा जी। डेल्टा जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है उतनी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की है जो टेंडेंसी है वो क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। तो अगेन लिंगम डायग्राम का एप्लीकेशन है जो वो यहाँ पे काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6.24, नेम द प्रोसेसेस फ्रॉम विच chlorine is obtained as a byproduct. What will happen if an aqueous solution of NaCl is subjected to electrolysis? ये question, this question is also studied in unit number 3 electrochemistry, electrolysis. इसमें क्या किया जाता है? NaCl को मोल्टन किया जाता है। मोल्ट करने के बाद वो आयन में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कैथोड की तरफ जो पॉजिटिव वाला जाएगा Na पॉजिटिव जाएगा और सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड पे नेगेटिव वाला जाएगा Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 गैस हमें एनोड पे एज बाई प्रोडक्ट मिल जाती है। ओवरऑल रिएक्शन भी दी गई है। तो if aqueous solution of NaCl is electrolyzed, Cl2 will be obtained at the anode, but at the cathode H2 will be liberated. This is because the standard reduction potential of Na, that is minus 2.71 volt, is more negative than that of H2O, that is minus 0.83 volt. Hence H2O will get preference to get reduced at the cathode. As a result, H2 is evolved. NaCl aqueous solution, Na positive aqueous, Cl negative aqueous. At cathode 2H2O, 2E negative, H2 plus 2OH negative, and at anode Cl negative changing into Cl2 plus electron. Question number 6.25. What is the role of graphite rod in the metallurgy of aluminium? तो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में ग्रेफाइट रोड का क्या रोल है? इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एनोड and graphite line iron is used as cathode. During the electrolysis aluminium is liberated at cathode. If the metal is used instead of graphite as anode, then O2 will be liberated. This will not only oxidize the metal of the electrode but also convert some of the Al liberated at the cathode back into Al2O3. Hence graphite is used for preventing the formation of O2 at the anode. Moreover, graphite is cheaper than other metals. Question number 6.27, outline the principles of the following of the refining of metal by the following method: zone refining, electro refining, vapor. Let's have the answer. Zone refining, this method बड़ा important है। zone refining बहुत बार एग्जाम में आया है। This method is based on the principle that impurities are more soluble in melt than in the solid state of the metal. Electrolytic refining, in this method impure metal is taken as anode, pure metal is taken as cathode, and salt, soluble salt of the metal is used as electrolyte. When the electric current is passed, impure metal forms metal ions which are discharged at cathode, forming pure metal. Now, vapor phase refining have the principle. In this method, the metal is converted into volatile compound and collected elsewhere. It is then decomposed to give pure metal. तो ये इसका principle है vapor phase का. So there are two requirements. The metal should form a volatile compound with an available reagent. The volatile compound should be easily decomposable so that recovery is easy. Predict condition under which Al might be expected to reduce MgO. Again, a Lingam diagram. If the equation of formation of oxide of aluminium is below the formation of MgO from Mg, then aluminium will reduce MgO, otherwise not. Above 1350 degrees Celsius, the standard gives free energy of formation of Al2O3 from Al is less than that of MgO from Mg. Therefore, above 350 degrees Celsius, 1350 degrees Celsius, Al can reduce MgO. तो इस तरह से 1350 डिग्री से ऊपर
जो Al2O3 की इक्वेशन है बनने वाली Al से वो नीचे है, कौन सी इक्वेशन से, MgO की बनने की इक्वेशन Mg से। तो अकॉर्डिंग टू लिंगम डायग्राम जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। थैंक यू। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद।